नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए, आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम को देखते हुए लगातार हम आपको पिछले सालों के पेपर करा रहे हैं। आज हम आपको पिछले बार जो आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर संपन्न हुआ था, उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस सेट में रीजनिंग के लगभग 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए प्रयास करिए कि आप इन 26 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग सीरीज का 11 नंबर वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 10 वीडियो कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। अगर आपको रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की भी रीजनिंग देखनी है तो दोनों प्रकार की रीजनिंग हम आपको करा रहे हैं, आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में आपको दिया गया कुछ कटोरे मैट हैं और सभी प्लेटें मैट हैं। अब ये दो निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों निष्कर्षों में से कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहा है। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग को प्रयास करना है। वेन डायग्राम की सहायता से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप एक कटोरे का गोला बनाइए, के से कटोरा हो जाएगा। कुछ कटोरे मैट हैं, मतलब मैट का जो गोला होगा वो कटोरे के साथ में हमें थोड़ा से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, एम से मैट हो गया, के से कटोरा, दोनों यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा से अटैच कर दिया। कुछ कटोरे मैट हो चुके हैं जो इसके अंदर हैं। इसके बाद देखिए सभी प्लेटें मैट हैं, मतलब जो प्लेट का गोला होगा वो मैट के अंदर ही होगा। पी से प्लेट कर दिया और उसका जितने भी प्लेटें हैं वे सारी की सारी मैट है। इसका मतलब प्लेट का जो गोला होगा वो मैट के अंदर होगा। अब निष्कर्ष की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कुछ मैट प्लेटें हैं। कुछ मैट जो हैं वो प्लेटें हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और कुछ मैट कटोरे हैं, कुछ मैट कटोरे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र की प्रतिबिंब छवि कौन सी है? जैसे ही आपको चित्र ऊपर दिया गया है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है इसकी जो छवि बनेगी, प्रतिबिंब है, वो कैसी बनेगी। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी दर्पण नहीं दिया है कहाँ पर लगाना है, तो आप हमेशा दाहिने साइड में दर्पण को लगाएंगे। अब दाहिने साइड में दर्पण को लगाएंगे तो ये पीछे वाली चीज़ तो पीछे चली जाएगी, ये आगे वाला आगे आ जाएगा, छोटा वाला पार्ट जो है, और ये बीच वाला बीच में ही रहेगा। तो ऐसी संरचना आपको कहाँ पर दिख रही है? ये सी वाला ऑप्शन देखिए। सी वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल ये जो आकृति है ये दर्पण की आकृति बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ही वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब ये सी ऑप्शन जो है वो पहले ऑप्शन में रखा गया है। जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो आपको जो कर्सर है माउस का वो ले जाना है सी वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो सी वाले, ये तो देखिए आकृति आपको दी गई है, लेकिन ऑप्शन आपको नीचे दिया गया कि सी वाली जो आकृति है वो पहले ऑप्शन में रखी गई है। ठीक है, तो किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा है परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। अब ये नीचे आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताना है कौन सा निष्कर्ष जो है वो पालन करेगा। अब देखिए परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। अब निष्कर्ष में देखते हैं क्या लिखा है, छात्रों को परिणामों में कम अंक आने की उम्मीद है। दूसरा, प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। देखिए पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न थे ऐसा तो कथन में नहीं कहा गया है, इसलिए इसे आप नहीं सही करेंगे। छात्रों को परिणामों में कम अंक आने की उम्मीद है। देखिए आपको प्रश्न पत्र कठिन कब लगता है? जब आपको लगता है कि आप जितने प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न को आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नहीं कर पाएंगे तो अंक तो कम आएंगे ही। ऐसी उम्मीद जब आपको होगी तभी तो आप कहेंगे ना कि प्रश्न पत्र कठिन था। इसलिए पहला वाला निष्कर्ष जो होगा वही जो है वो कथन में झलक रहा है कि नंबर कम आने की उम्मीद है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र कठिन है। अगर आप सारे कर ले जाएंगे तो नंबर अच्छे आएंगे और कहेंगे प्रश्न पत्र सरल है। तो पहला वाला ऑप्शन पालन करेगा, पहला वाला निष्कर्ष पालन करेगा। ऑप्शन नंबर 2 में रखा गया ये बातें। चौथा क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल आकृति है, इसमें आप आसानी से गिन सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तब भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 और ये बड़ा वाला 3, 1 2 बड़ा वाला 3, तो 3 3 6 टोटल बनेंगे। इसमें किसी प्रकार की फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसे गिन सकते हैं। ऊपर 3 बन रहे, नीचे 3 बन रहे, छोटे वाले ले लीजिए और एक बड़ा वाला ले लीजिए। ठीक है, तो 6 बनेंगे टोटल।
5वां क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। देखिए कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन तर्क, इस प्रकार के आपको 8 से 10 क्वेश्चन तक रेलवे ग्रुप डी पिछले साल के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कमांड करनी होगी, समझना होगा कि कैसे आप निष्कर्ष को सही करेंगे। अब कथन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, कामनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये कथन में लिखा गया है। निष्कर्ष में लिखा गया है कामनी बहुत अच्छी गायक है, तो उसने प्रस्तुत किया है। अब ये पता नहीं है कि उसने अच्छा प्रस्तुत किया है खराब प्रस्तुत किया है, ये गायक के बारे में उसके बारे में नहीं बताएगा कितनी अच्छी गायक है, तो इसे आप सही नहीं करेंगे। दूसरे में लिखा गया जब राग देश गाने की बारी आती है तो इसे भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। अब कथन में ये कहा गया है कि कामनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, इसे किसी और ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था, व्यंग टाइप में, हास्य टाइप में, किसी प्रकार से आप कर सकते थे। तो इसमें कहा जब इसके गाने की बारी आती है तो भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, आप किसी दूसरे भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन कामनी ने भावपूर्ण ढंग से किया ना। तो जब ये कह रहा है कि राग देश को भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है तो इसे कई और प्रकारों से भी गाया जा सकता है, सिर्फ भावपूर्ण ढंग से नहीं गाएंगे। तो इसके दोनों, ना तो पहला और ना तो दूसरा निष्कर्ष से अनुसरण करेंगे। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चित्र आपको दिया गया है, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, ये भाषाओं को कोई ना कोई छात्र बोल रहे हैं जिनकी संख्या आपको ऊपर लिखी गई है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, फ्रेंच और जापानी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप लोग प्रयास किया करिए, अगर ये आंकड़े आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो प्रश्न आपको अच्छे से दिखेंगे। देखिए पूछा है फ्रेंच और जापानीज अध्ययन करने वाले छात्र। अब देखिए फ्रेंच का गोला ये वाला है और जापानीज का गोला ये वाला है। जापानीज और फ्रेंच जो हैं 5 भी कॉमन है, तो 5 तो जापानीज और फ्रेंच बोलेंगे, 4 वालों को भी आपको लेना पड़ेगा। ये 4 जो छात्र हैं वो फ्रेंच भी बोल रहे हैं, जापानीज भी बोल रहे हैं, स्पेनिश भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों गोले के अंदर हैं 4 वाले छात्र जो हैं, इसलिए 5, 4, 9 जो हैं वो आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि फ्रेंच जापानीज बोलने वाले, तो 5 तो दोनों भाषा बोल रहे हैं, जबकि 4 जो हैं तीनों भाषा बोल रहे हैं, तो फ्रेंच और जापानीज तो बोलेंगे ही, इसलिए आपको 9 वाला ऑप्शन सही करना होगा। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है नीचे दिए गए चित्रों में उस चित्र की आपको पहचान करनी है जो शेष से अलग है। ठीक है, चलिए जो अलग है उसको आपको पहचानना है। अब देखिए आप ए ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लाइन है, उसके ऊपर नीचे 2 डॉट हैं, यहाँ पर भी लाइन है, ऊपर नीचे डॉट है, यहाँ पर लाइन है, इसके एक ही तरफ जो हैं वो गोले रखे गए हैं, जबकि इस लाइन के दोनों तरफ रखे गए हैं, इसके भी दोनों तरफ, इसके भी दोनों तरफ। सी वाले ऑप्शन में केवल एक ही तरफ दोनों गोले रख दिए गए, अगर अपोजिट में रखता तब तो सही बात होती, लेकिन असंगत करना था तो सी वाले ऑप्शन को भिन्न किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, विकल्प आकृति का आपको चयन करना है जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति आपको सही नजर आ रही है। सबसे पहले एक बार आप लोगों ने प्रयास कर लिया, इसके बाद देखिए इस आकृति में आप देख रहे हैं जैसे कि ये चतुर्भुज है, इसके अंदर यहाँ पर एक जगह पर गोला रखा गया, गोले के अंदर गोला रखा गया है। अगली जो आकृति आई है, अब ये गोले को नीचे कर दिया गया, पहले इस साइड में था अभी नीचे कर दिया गया, अगले वाले में इस कोने पर आ गया, तो नेक्स्ट वाली जो आकृति आएगी वहां पर इस कोने पर गोला आएगा। तो अब आप ऑप्शन में देखिए ए बी सी में तो कोई सही नहीं, डी वाला ऑप्शन सही होगा। पहले इस साइड में गोला था, फिर नीचे आया, फिर उसके और बगल में आया, अब की बार यहाँ पर आएगा, तो सभी कोनों पर जाने के लिए डी वाले ऑप्शन को सही करना होगा आपको। डी वाला ऑप्शन पहले ऑप्शन में रखा है तो पहले ऑप्शन को सही करेंगे आप। 9वां क्वेश्चन है, देखिए मई 2001 की किन तारीखों को बुधवार आएगा। ये काफ़ी अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा गया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए कैसे करेंगे आप, आपने कैलेंडर के क्वेश्चन लगाए होंगे, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो आज आप लोग सीख लीजिएगा। कैलेंडर के लिए आपको कोडिंग तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे तो किताब से पढ़ लीजिएगा या तो आपने पहले तो कहीं ना कहीं कैलेंडर पढ़ा ही होगा। तो कैलेंडर अगर आप पढ़े हैं तो इसमें आप क्या करिए, 1 मई 2001 की सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि इस दिन कौन सा पड़ेगा, 1 मई 2001 को दिन कौन सा पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले 1 लिखिए, मई का कोड होता है 2,
सन 2001 की बात कर रहे हैं और इसमें तो लीप ईयर है नहीं, 200 हमारे शताब्दी है, भाग करेंगे 0 से सफल बचेगा 400 से, तो यहाँ पर 6 जो आ जाएगा वो शताब्दी कोड आ जाएगा। अब इसे 7 से भाग करेंगे तो 6 3 9 1 10, 10/7, इसका मतलब 3 शेषफल बचा। 3 शेषफल का मतलब पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब 1 मई को मंगलवार पड़ेगा तो 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा, अब अगर 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा तो पहला वाला ऑप्शन सही होना चाहिए भाई। 2 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ लेंगे तो 9 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 जोड़ेंगे 16 तारीख को पड़ेगा, फिर 7, फिर 7, इसी प्रकार से 7 जोड़ते जाएंगे। तो अगर आपको 2 तारीख को बुधवार आ गया तो आगे वाली डेट तो आपको मिल जाएगी। तो किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 1 तारीख की डेट निकाल लीजिए कि 1 मई को कौन सा दिन था, आगे तो आप डिसाइड कर लेंगे कि 2 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा, 3 तारीख को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस ढंग से आप लगा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन तैयार करके चलने पड़ेंगे और मैं आपको इतनी आसानी से क्वेश्चन समझाता हूं कि आप 10 में 10 कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन को सही करके एग्जाम में आएंगे। जैसे कि इसमें लिखा गया सभी किताबें पेपर हैं और सभी पेपर पेड़ हैं। अब देखिए पेपर को यहाँ पर कागज लिखा गया है तो पेपर कागज आप सेम समझिएगा इसे। ठीक है, रेलवे क्या करता है, अपने इंग्लिश के पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, तो ट्रांसलेट करने में ऐसी गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और रेलवे कहता भी है अगर किसी दशा में विवाद होता है तो हम इंग्लिश वाले पेपर को सही मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी किताबें पेपर हैं, मतलब किताब का जो गोला होगा कैसे किताब हो जाएगा। वेन डायग्राम से बनाने का प्रयास किया करिए हमेशा। सभी किताबें जो हैं वो पेपर हैं, तो पेपर के अंदर किताबें होंगी, पी से पेपर, किताबें उसके अंदर हैं। और सभी पेपर पेड़ हैं, मतलब अभी पेड़ को पी तो लिख नहीं पाएंगे तो PE लिख लेते हैं। ठीक है, सभी पेपर पेड़ हैं तो पेड़ के अंदर पेपर होंगे। अब देखिए सभी पेड़ किताबें हैं, सभी पेड़ जो हैं वो किताबें हैं ऐसा नहीं है, सभी किताबें पेड़ हैं, उल्टा इसने कहा है, उल्टा नहीं सही हो सकता है। कुछ कागज किताबें हैं, कागज मतलब कि पेपर, और कुछ पेपर जो हैं वो किताबें हैं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उसके गोले के अंदर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो होंगी किताबें। इसलिए कौन सा सही होगा, दूसरा वाला पालन करेगा, पहला नहीं करेगा। सही ऑप्शन पहला वाला, निष्कर्ष 2 जो है वो पालन करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि बुखार जो है वो सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, वैसे आंखों की दृष्टि जो है वो किससे संबंधित है। ये 4 आपको दिए गए हैं। पहले ऑप्शन लिखा गया है ऑक्योलॉजिस्ट, दूसरे में लिखा गया है ऑप्टोमेजिस्ट, तीसरे में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और तीसरे में ऑप्टिशियन। अब आप बताइए इसमें से आपको सही कौन सा लग रहा है। आपको तो चारों में किसी न किसी प्रकार से लिख रहा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। इसमें देखिए अंतर समझिएगा, ऑप्टिशियन कौन होता है। ऑप्टिशियन वो होता है जहां से आप चश्मे लगवाते हैं, आपके आंख का नंबर अगर हो जाता है तो आप चश्मे लगवाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगवाते हैं, तो ऑप्टिशियन के यहाँ आप जाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या काम करता है, वो मेडिसिन देता है और सर्जिकल करता है, मतलब नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं हिंदी में से। तो बुखार को सामान्य चिकित्सक करेगा तो आंख को कौन करेगा, नेत्र विशेषज्ञ करेगा। ऑप्टोमेजिस्ट जो होता है वो एग्जामिन करता है, डायग्नोस करता है कि आंखों में दिक्कत क्या है। ठीक है, उसका काम होता है मशीनों के द्वारा चेक करना, इसका काम होता है बताना कि आंख में कमी क्या है, और इसका काम क्या होता है चश्मे को लगाना, कॉन्टैक्ट लेंस को लगाना। तो सारे के काम अलग अलग हैं। आपसे जिस प्रकार से पूछा था उस हिसाब से तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए विषम का आपको चुनाव करना है। ABCD ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखिए गलती कहाँ पर की गई है इसमें। अब देखिए ए वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से गोला है, उसके बाद कट का निशान लगाया गया है और बीच में इस प्रकार की आकृति बनी है। बाकी में देखेंगे आप, एक में इसमें है, एक में इसमें है, एक इसमें है, तो इसको तो बीच में कर दिया। बाकी आप देखिए किसी न किसी प्रकार से इस स्थान पर हैं, कट वाले स्थान पर हैं, जो मार्क बने हैं उस स्थान पर हैं। लेकिन ए वाले ऑप्शन ने तो बिल्कुल बीचों बीच ही कर दिया है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो होगा वो विषम होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विषम की पहचान करनी है। ABCD ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, पहले आपको एक अर्धगोला दिख रहा है, उसका एक बड़ा से अर्धगोला दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। जैसी संरचना यह है उसके विपरीत में ये बड़ी संरचना रखी गई है।
इसी प्रकार से चतुर्भुज का आधा पार्ट ये है तो उससे बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट वाले में भी इसी प्रकार से है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में देखिए एक आकृति आपको ऐसे नजर आ रही है तो दूसरे वाले में से त्रिभुज बना दिया, तो असंगत कौन सी होगी? लास्ट वाली, क्योंकि सेम सेम तो है नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शरद जो है रवि का बेटा है और रवि की बहन का शरद से क्या रिलेशन होगा? शरद जो है रवि का बेटा है, मतलब रवि कौन है? इसके पिता होंगे शरद के। बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझने का प्रयास करिए, बहुत ही छोटा सा रिलेशन आपसे पूछा है। शरद रवि का बेटा है तो रवि क्या होंगे? पिता होंगे शरद के। अब रवि की बहन का शरद से क्या रिलेशन होगा? रवि की बहन क्या लगेंगी? तो पापा की बहन आपकी क्या लगती हैं? बुआ लगती हैं, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। अगर आप अपने को शरद मान लेते हैं तो आपके पिता की बहन तो आपकी बुआ लगेंगी ना, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त क्रम में दाईं ओर से 15वें पद की बाईं ओर 6वां पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर आप गिनना चाहेंगे ये टोटल कितने आपको सिंबल नजर आ रहे हैं, तो टोटल सिंबल नजर आ रहे हैं 21। टोटल इसमें 21 ही सिंबल हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको दायां या बायां लिख कर दे तो दायां दायां लिख कर दे तो घटा दीजिएगा, और दायां और बायां लिख कर दे तो दोनों को जोड़ दीजिए। दाईं ओर से 15 और बाईं ओर से 6 दोनों को जोड़ दीजिए, 21 बना। 15 6 21, और बड़ी वाली क्या है? दायां। तो दाईं ओर से अगर आप 21 गिनेंगे तो आपको लेटर मिल जाएगा। अब दायां ओर किधर है? इधर से दायां है, ये बायां होता है, ये दायां है। तो दाईं ओर से 21 गिनेंगे तो लास्ट में आपको ये पी मिलेगा, यही सही होगा, ठीक है, पी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है ऐसा तो आप दाईं ओर से पहले 15 गिनिए, फिर उसके बाईं ओर 6 गिनेंगे तो पी ही के पास आएंगे। तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि जोड़ करके आप डायरेक्ट गिन लेंगे कौन सा पद आपसे पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7:20 में घंटे और मिनट की सुई में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या करिए, आप घड़ी बना लीजिए। 7:20 कैसे होगा? यहाँ पर 3 होता है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6, 7 8 9, ठीक है। 7:20 तो छोटी वाली सुई 7 के थोड़ा आगे आ जाएगी, और 20 मतलब ये 4 पर होगी बड़ी वाली सुई। आपको मैंने 2 बातें याद कराई थी घड़ी के सवालों को लगाने के लिए, कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, और मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको याद कराई थी, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, वैसे आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब ये इतना बड़ा एंगल है, इसके देखने के लिए 4 से 5 के बीच में ये 30 डिग्री गई, 5 से 6 में 30 डिग्री, 6 से 7 में 30 डिग्री, तो टोटल 90 डिग्री तो यहाँ तक तो हो ही गया। अभी 7 से आगे कितना गई है उसे आप घंटे वाले में से निकाल सकते हैं। भाई 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना जाएगी? 1 मिनट में आधा जाती है, तो 20 मिनट में 10 और जाएगी, तो 90 100, यहाँ तक 90 तो बना ही चुके थे हम लोग, और ये कितना गई? 10 डिग्री और गई, तो टोटल 100 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से समझ करके आप लगा सकते हैं, नहीं तो फार्मूला तो किताबों में लिखा होता है, वहाँ से आप फार्मूले से लगा सकते हैं। मैं बिना फार्मूले के सब सवालों को लोग बताता हूँ, तो आप लोग इनसे लगा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको दर्पण छवि चुनना है। दर्पण छवि मैंने आपको बताया, अगर आपको चुनना हो तो बगल में दर्पण लगाइए और करने का प्रयास करिए। ऐसे सवालों में आपको एग्जाम में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि स्क्रीन पर आपको पूरा सवाल नहीं दिखेगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा। फिर आपको धीरे धीरे नीचे को खिसका करके चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे इस प्रकार से। अब चारों ऑप्शन देखेंगे कि आप ऊपर से दर्पण मिलाएंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत होती है। पहले जो ऑफलाइन पेपर होता था उसमें तो सही होता था, ऑनलाइन में ये जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। अब इसका देखिए डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब इसे समझाने के लिए आपको बार बार हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। दर्पण का सवाल है, बगल में अगर आप यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो ये जितनी आकृतियाँ हैं इसके बगल वाली इसके बगल में आ जाएगी, पीछे वाली पीछे चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ करके डी वाले ऑप्शन को सही कर दीजिएगा। इसमें ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस ऊपर नीचे करके समझने क्वेश्चन नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन एक कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है, ठीक है। अब धारणा आप क्या निकालेंगे? मेज पर रखा हुआ कॉफी का कप बहुत गर्म है, तो कप में चाय है। भाई कप में चाय कहाँ है? कॉफी के कप की बात की है तो गलत हो गई पहले धारणा तो। दूसरा, कप टेबल पर है,
मेज पर रखा, तो मेज पर रखा तो टेबल पर ही रखा है, तो बात सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल दूसरा ही अंतर्निहित है कथन के अनुसार। पहले वाले में तो कॉफी कहा गया, इसने चाय कर दिया है। दूसरे वाले में सही कह रहा है भाई, टेबल के ऊपर तो कप तो है ही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है, इसके अंदर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं। लेटर्स के बारे में बताया गया, एल से अभिप्राय प्लस का है, एम से अभिप्राय माइनस का है, एन से अभिप्राय मल्टीपल का है और पी से अभिप्राय भाग का है। तो चलिए करने का प्रयास करिए, आप भी हम भी करते हैं। जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा उतनी तेजी से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, 7 त्रिक 21 होगा, 7 आ जाएगा और मल्टीपल करेंगे 4 दूना 8 प्लस माइनस 6, इस प्रकार से बना। इसे जोड़ लेंगे, 7 से 14 1 15 और 15 में से 6 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। ऑप्शन दूसरा जो है वो सही है। इसमें आपकी स्पीड चेक की जाती है, लगा तो हर कोई लेता है इसे। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सागर जो है 9 बजे रात को खाना खा रहा था। उस समय उसकी घड़ी में घंटे की सुई जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? सबसे पहले आप डायरेक्शन को बनाना स्टार्ट करिए। डायरेक्शन किधर होती है? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ये बात तो आप जानते हैं। जब घड़ी में 9 बजता है तो छोटी वाली सुई 9 पर यहाँ पर होती है और बड़ी वाली 12 पर होती है। यहाँ पर 9 होता है और ये 12 होता है। तो ये क्या कह रहा है कि घड़ी में घंटे वाली सुई आप देख रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर होती है, लेकिन अब ये पश्चिम दिशा को उत्तर पश्चिम कह रहा है। मतलब कि उत्तर पश्चिम तो ये डायरेक्शन होती है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को इसने उत्तर पश्चिम कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है मिनट वाली सुई कहां पर होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करने के लिए सबसे पहले देखिए कि पश्चिम को अगर ये उत्तर पश्चिम कर रहा है, इसका मतलब रोटेट कैसे कर रहा है? उत्तर पश्चिम चल करके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम चल के यहां पर आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर देखिए उत्तर था, वो चल करके यहां पर आ जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा। सब कुछ ये घुमाने का प्रयास कर रहा है, यहां पर उत्तर आ जाएगा। अब ये जो पूरब और उत्तर था वो चल करके यहां पर आ जाएगा। भाई रोटेट करेंगे ना, तो रोटेट करने में डायरेक्शन जो यहां पर की थी यहां पर आ जाएगी। तो मिनट वाली सुई होगी उत्तर पूर्व में। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। समझ रहे हैं आप? डायरेक्शन पहले आप देख लीजिए सही वाली डायरेक्शन, फिर से देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा रहा है। जिस प्रकार से घुमा रहा है वैसे डायरेक्शन को आप फिर से घुमा दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। आसानी से देख करके आप इसे कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो रेलवे इतनी ज़्यादा गलती कर देता है कि आप आसानी से पहचान ले जाएंगे। अब यहाँ पर मिरर रख दिया है बीच में, TAN के नीचे मिरर रखा है, तो नीचे वाली आकृति मिरर वाली हो गई है, ऊपर वाली सही है। यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए को इसने सेम रख दिया है, ऊपर भी ए इसी प्रकार से, नीचे भी ए इसी प्रकार से है। लेकिन नीचे अगर आप दर्पण रखते हैं तो ए कैसे बनता? इस प्रकार से ए बनता, लेकिन यहाँ पर तो गलती कर दी, इसलिए विषम है। ये आसानी से आप देख करके समझ सकते हैं, सी वाला ऑप्शन जो है विषम है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रवीणा सुरेश की नानी है और सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध होगा? देखिए ऊपर जो आकृति वाले सवाल होते हैं कहीं कहीं हमसे निकल जाता है, जो आकृति सही होती है ना तो उसी को हमसे निकल जाता है कि ये सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन, जबकि नीचे डी वाला ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर आप लोग सुधार कर लिया करिए। कभी कभी ये होता है कि सर आप तो सी बताए हैं, नीचे जो डी सही है। हम आपको कभी कभी आकृति के हिसाब से बता देते हैं, तो आकृति वाला देख लिया करिए ना कि कहाँ पर आकृति कौन सी सही है। वो नीचे तो आपको एग्जाम हॉल पर सही करना पड़ेगा कर्सर ले जा करके। अभी आपको समझाने के लिए हम आकृति से समझा करके चलते हैं सारे क्वेश्चनों को। प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा के साथ क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। प्रवीणा जो है वो सुरेश की नानी है, तो सुरेश को अगर आप नीचे रखेंगे, सुरेश को नीचे रखिए, उसके ऊपर सुरेश की माँ होगी। सुरेश की माँ जो होगी वो प्रवीणा है, तभी तो नानी लगेगी ना। अब क्या कह रहे हैं? सुरेश की माँ ये है, का प्रवीणा के साथ क्या रिलेशन होगा? सुरेश की माँ प्रवीणा की क्या लगेगी? तो पुत्री लगेगी, बेटी लगेगी। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर से संबंध से क्वेश्चन है। जेड डब्ल्यू की बेटी है, एल डब्ल्यू की पत्नी है,
के एल के पिता हैं, के का जेड के साथ क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। कैसे करेंगे उसी प्रकार से बना लीजिए। इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट तो लगा नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, जेड जो है वो डब्लू की बेटी है, मतलब डब्लू एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, बेटी है मतलब कि माइनस कर दीजिए इसे, फीमेल में माइनस लगा के चलना है और मेल में प्लस लगा के चलना है। एल जो है वो डब्लू की पत्नी है, एल डब्लू की पत्नी है, इसका मतलब ये पति होगा। के जो है एल के पिता हैं, के जो है एल के पिता होंगे, तो के का जेड के साथ में क्या रिलेशन होगा भाई। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप जेड हैं, अगर आप जेड हैं और आपकी माता एल हैं और माता के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे आपके, स्वयं को जेड मानेंगे तो के क्या लगेंगे, जेड के नाना लगेंगे। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, के जेड के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, दूसरा ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में नीली और लाल गेंदों का अनुपात जो है वो अचर है। जब 87 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 48 थी तो थैले में कितनी लाल गेंदें होनी चाहिए ये आपको बताना है। अचर है मतलब कि अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगी, इस प्रकार से रखी गई हैं। जब 87 लाल गेंद थी तब नीली गेंद 36 थी, इनका रेशियो निकाल लीजिए ना आप। 87 और 36 को डिवाइड करेंगे 3 से कटेगा ये, तो 29 और 12 का रेशियो आएगा। अब ये अचर का रेशियो है, ठीक है। लेकिन जब नीली गेंदों की संख्या 48 थी, नीली गेंदें कौन सी थी, ये 36 वाली, इनको 48 करना है तो 12 चौक 48, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 29 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 29 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 116 आ जाएगा, तो 116 तीसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो अनुपात आप पहले निकाल लीजिए लाल और नीली गेंदों का। अब जितना जितना पूछ रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 29 12 का रेशियो आया, नीली गेंदों की संख्या 48 मांग रहा है तो 12 चौक 48, 4 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हमको लाल वाली भी करनी पड़ेगी, तो लाल वाली पूछ रहा था 116 सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न में दिया गया है, क्या सभी कारखानों को शहर से 20 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए। तर्क में आप क्या सही करेंगे, हाँ में उत्तर देंगे या फिर नहीं में। देखिए हाँ में लिखा गया है, हाँ यह शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा। नहीं, इससे कर्मचारी और कारखाने में काम कर रहे उनके परिवारों वालों को बड़ी असुविधा होगी। क्या आप सही करेंगे। देखिए जितनी भी फैक्ट्रियां या कारखाने होते हैं वो शहर से दूर ही लगाए जाते हैं ताकि जो उनका प्रदूषण है वो शहर वालों के ऊपर ना पड़े। कर्मचारी जितने काम करते हैं किसी भी कारखाने पर वो शहर की जनसंख्या से जो कम होते हैं ना, तो अगर आप शहर के बीच में रखेंगे तो कितने लोग प्रदूषित होंगे, कितने लोग की जो पर्यावरण की जो हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, प्रदूषित होकर जाएगी। लेकिन आप दूर रखेंगे तो कर्मचारी और कारखाने में काम करने वाले तो सीमित लोग हैं ना, सीमित लोग को असुविधा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाखों करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं उनके लिए आपको बाहर करना पड़ेगा। इसलिए तर्क जो पहला है यही सबसे मजबूत तर्क आप मानेंगे। आज का देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। श्रृंखला का अगला अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। TN और यहाँ बीच में गैप दिया गया है BVP, ठीक है। तो बीच वाला आपको बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन है, समझिएगा कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है। इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको करके चल रहे हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे सही कर सकते हैं। अब इसमें आपको कम से कम 26 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आशा करते हैं कि 22 तक का आप करेंगे। 22 से नीचे हो रहा है तैयारी बेहतर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि आप 26 नहीं करेंगे लेकिन आपके बगल वाला 26 करके बैठ जाएगा। और आप इसमें भी 4 गलती अगर कर देंगे, अगर आप अभी 22 कर पा रहे हैं तो ठीक है, एग्जाम तक आपको 26 करने पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें 4 गलती करेंगे। और जीके में तो आपसे 4 गलती होगी होगी, मैथ में भी गलती होगी। तो जो सब्जेक्ट में गलती नहीं करनी है उस पर आप पूरी पकड़ बना के चलिए। इसलिए मैं आपको रीजनिंग के सेट ज़्यादातर कराने का प्रयास करता हूँ कि कम से कम ऐसे सब्जेक्ट पे आप अपनी कमांड करिए जिसमें गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। चलिए NTPC वाली रीजनिंग देखते रहिएगा। हम आपको NTPC वाले भी बीच में रीजनिंग कराते हैं,
उसका लेवल जो है इससे थोड़ा से अप किया गया है। तो अगर आपको ये थोड़ा सरल लगता हो तो आप एनटीपीसीएल रीजनिंग को लगाने का प्रयास करिएगा।